आखिरी दिन बाजार में बिकवाली जारी रही। सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरकर 70,379 पर और निफ्टी 95 पॉइंट गिरकर 23,432 पर बंद हुआ। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं आज आशीष वर्मा से। तो आशीष जी, आज हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार में गिरावट रही, ऐसे में पूरे हफ्ते बाजार का हाल क्या रहा, बताएं। दिक्कत भरा, खासा वोलेटाइल और इवेंचुअली दबाव के साथ सेशन की समाप्ति। निफ्टी का इंट्राडे आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत बेहतर हुई थी, एक समय 70 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, फिर अचानक दबाव बना, 180 पॉइंट कमजोर। बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ था, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। और निफ्टी का इस तरह का प्रदर्शन तब जब आईटी इंडेक्स में गजब के रिटर्न्स थे। आज हैवी वेट है, 3.5% की मजबूती के साथ आईटी कामकाज कर रहा था। तो फिर दिक्कत कहां थी? दरअसल इस पूरे हफ्ते आपने नोटिस कर रहा होगा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स, ये दोनों पॉकेट, आज भी इन दोनों पॉकेट्स में खासा दबाव देखने को मिल रहा था। यही दोनों पॉकेट्स हैं दिन के लोस के आसपास बंद हुई और दोनों में अच्छा खासा प्रेशर था और दोनों हैवी वेट्स हैं। और एक और दिक्कत की बात है, ये सिर्फ लार्ज कैप्स तक कमजोरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, स्पिल ओवर हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगी। 1:6 डिक्लाइंस के फेवर में, एक बढ़ रहा था, जो 6 स्टॉक ऐसे थे जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं, इस हफ्ते ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ता ही चला गया। वही की थीम थी। जब निफ्टी 2.5% इस हफ्ते कमजोर हुआ, मिड कैप्स 0.6% और स्मॉल कैप्स 6% दबाव के साथ इस हफ्ते कामकाज करते हुए नजर आए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट्स के रिएक्शन शार्प थे। टीसीएस के नंबर्स पे थम्स अप मिला स्ट्रीट की तरफ से, उसी का रब ऑफ था जो आपने आईटी इंडेक्स में इस तरह की मजबूती देखी। लेकिन टाटा एलेक्सी, रीडा 7% कमजोर हो गए। लेकिन टीसीएस के नंबर्स का रब ऑफ पूरे लार्ज कैप आईटी बास्केट में आपको नजर आएगा। कोई एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, सब गजब की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। जिन हेवी वेट्स ने दबाव बनाया, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, वो बैंक्स के वर्टिकल, और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दबाव में था। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, सरकारी कंपनीज पेन में वापस आती हुई। आरईसी, हटको, भेल, जीआईसी सब 6% कमजोर। तो खासा दिक्कत भरा हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। शुक्रिया आशीष जी इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बाजार को टीसीएस की कमेंट्री अच्छी लगी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में कंपनी के सीएफओ समीर सेकसरिया ने भरोसा जताया कि आने वाले तिमाहियों में सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। आइए आपको सुनाते हैं। ये क्वार्टर एक खास बात रही है, जो क्रॉस करेंसी वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक उसकी वजह से जब आप सीक्वेंशियल बात कर रहे हैं, सो हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है विदाउट टेकिंग इन एक्सचेंज, वो फ्लैटिश रहा है। जबकि आप देखो तो डॉलर रेवेन्यू डी ग्रोथ 1.7% नेगेटिव रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉलर ग्लोबली इस तिमाही में सभी करेंसी के सामने अप्रिशिएट हुआ, एंड वो रुपी के सामने भी हुआ, लेकिन रुपी ने अच्छा डिफेंस किया, एंड इट वाज नॉट एज मच एज अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। सो उसके चलते रुपी सॉ एप्रिसिएशन अगेंस्ट अदर करेंसीज, और उसका जो क्रॉस करेंसी का बेचभाव था, उससे वो 1.7 का हुआ। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 का देखें तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, तो अब अगले 30 दिन होंगे बाजार के लिए काफी अहम। कैसी रहेगी बाजार की चाल, बुल या बियर, कौन मारेगा बाजी, निवेशक और ट्रेडर्स के लिए आगे का मास्टर प्लान जरूर देखिए। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा। शाम 7:57 पर अगले 30 दिन कौन मारेगा बाजी। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबरें और शुरुआत करते हैं पावर सेक्टर से जुड़ी हुई हमारी एक्सक्लूसिव खबर से। सरकार बजट में पावर सेक्टर के लिए खास ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, पावर सेक्टर को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास?
देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार का बजट काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। पावरफुल इस मायने में कि पावर सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे ऐलान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है कि नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में अगले 5 साल का एक रोड मैप होगा कि आखिर किस तरह की बिजली की ज़रूरतें पड़ने वाली है, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इस पर भी फोकस रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रिफॉर्म को और ज़्यादा गति दिया जाए। इसके लिए राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जितना ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 0.5% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। इस बात की छूट राज्यों को थी, लेकिन ये छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस छूट को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। अगर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। तो इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है और शायद इसका ऐलान आपको देखने को मिले। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं बजट से जुड़ी हुई। आने वाले बजट में सरकार का ग्रामीण इंफ्रा पर खास फोकस देखने को मिल सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 10 से 12% तक बढ़ सकता है। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन के पास। तो रोहन बताएं किस तरह से ग्रामीण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े ऐलान इस बजट में मुमकिन है। जी इस बार एक बहुत बड़ा फोकस बजट का होने जा रहा है गांव में रोड कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। जो फोकस रहने वाला है ऑल वेदर रोड्स बनाए जाएंगे, खासतौर पे ऐसे मैदानी इलाकों में जहां जो जनसंख्या है वहां 500 से ज़्यादा या हैबिटेशन है, या फिर हिली एरियाज़ में जहां 250 लोगों से ज़्यादा हैबिटेशन है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरिया है वहां 100 से ज़्यादा जहां लोग रहते हैं, उन्हें कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे फोकस सिर्फ सड़कों की लंबाई पर नहीं होगा बल्कि क्वालिटी रोड्स की जो है उस पर भी फोकस रहने वाला है। कुल मिला के भी जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसका आवंटन 10 से 12% बढ़ सकता है और ये लगभग 2,90,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक और फोकस एरिया रहेगा सस्टेनेबिलिटी पे। रोड कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबल जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की जा सकती है। और सरकार देश भर में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स हैं रोड सेफ्टी के लिए, एक खास मिशन की घोषणा कर सकती है। उसे करेक्शन करने के लिए एक अलग फंड की घोषणा की जा सकती है। शुक्रिया रोहन इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो एक और सेक्टर है जिसमें हम देखेंगे कि बजट में बड़ी घोषणाएं होती हुई दिखाई देंगी और ये सेक्टर है रेलवे। सूत्रों से इस बार जानकारी मिल रही है कि बजट का जो एलोकेशन है रेलवे के लिए वो 15% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। बजट पे खास तौर पर 2 चीजें रहेंगी जिस पर वित्त मंत्री का फोकस होगा। पहला है रेलवे सेफ्टी और दूसरा है रेलवे मॉडर्नाइजेशन। रेलवे सेफ्टी की बात करें तो कवच को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट में देखने को मिल सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कवच इंस्टॉलेशन में तेजी लाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन दिया जा सकता है वित्त मंत्री की तरफ से रेलवे के लिए। और वहीं रोलिंग स्टॉक, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन पर रेलवे काफी फोकस कर रहा है, तो ऐसे में रोलिंग स्टॉक को मॉडर्नाइज किया जाए। खास तौर पर जो हम नई टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत ट्रेनें देख रहे हैं, अमृत भारत ट्रेनें देख रहे हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ाया जाए और अभी जितनी भी ट्रेन कोचेस है रेलवे के पास उन्हें आधुनिक बनाया जाए। इस लिहाज से रोलिंग स्टॉक को लेकर भी आवंटन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की नई खेप का ऐलान भी वित्त मंत्री अपने बजट में कर सकती हैं। तो बजट 2025 से जायके की दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। रेस्टोरेंट और पब मालिक परमिट और लाइसेंसिंग के नियमों को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की विश लिस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना जितना आसान लगता है, उस रेस्टोरेंट को चलाना आज भी उतना ही पेचीदा काम है। कनॉट प्लेस में पिछले कई साल से पायनियर्स फ्लेवर्स ऑफ चाइना चला रही परमजीत कौर सिंह अब इन लाइसेंस और परमिट के जाल से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि कई बार वे इस बिजनेस को बंद करने की सोचती हैं, लेकिन सालों की मेहनत से बनाए गए अपने ब्रांड को बचाए भी रखना चाहती हैं।
we have to take multiple licenses from different people from different organizations. That is very tough for us. And then license should be for 5 years. Health license is there, then you have for food safety, then you have your police license, and then you have your bar license, everything. Like there are multiple licenses. यह दर्द देश के अधिकतर रेस्टोरेंट और पब मालिकों का है, खासतौर पे तब अगर आपको बार का लाइसेंस भी लेना पड़े। जानकारों के अनुसार पब और रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ परमिट और लाइसेंस की फीस साल भर में 22 लाख के करीब है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ लंबी कागजी कार्रवाई की वजह से होती है। हमें कोई फायर का लाइसेंस लेना है या किसी भी पार्किंग की एनओसी लेनी है, तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं हमको जाना पड़ता है चीज़ों को साइन कराने के लिए, और ये चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बजट विश लिस्ट में आसान परमिट के अलावा और भी कई मांगे हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद रेस्टोरेंट सेक्टर को अब तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। रेस्टोरेंट मालिक चाहते हैं कि सेवा निर्यात योजना को फिर से शुरू किया जाए और इससे विदेशी मुद्रा में जो मुनाफा होता है उस पर 5% ड्यूटी क्रेडिट दिया जाए। सरकार उन्हें सस्ती बिजली, कचरा प्रबंधन और सस्ते कर्ज की सुविधा दे। कर्मचारियों के वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी रेस्टोरेंट मालिक सरकार की तरफ देख रहे हैं। कुछ मांगे जीएसटी को लेके भी है, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। एज ए रेस्टोरेंट ओनर हम लोग की प्रॉपर्टी जो है मोस्टली रेंट पे होती हैं। जब हम रेंट देते हैं उसके साथ हम लोग जीएसटी देते हैं, जिसका हम इनपुट नहीं ले पाते। 18% का सीधा वो हमारा लॉस है एक तरह से जो है। बदलती अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेस्टोरेंट चाहते हैं कि उन्हें 24 घंटे काम की इजाजत मिले, लेकिन सबसे बड़ी मांग अब भी नियमों को आसान करना ही है। क्या आपको पता है कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको 12 से 15 तरह के अलग अलग लाइसेंसेस और परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जितना खर्च एक रेस्टोरेंट को चलाने में होता है उतनी मांग है नहीं। ऐसे में बजट से पहले रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी सबसे बड़ी मांग है। कैमरामैन नरेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली।